नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज के इस हफ्ते के विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि धोरों की धरती राजस्थान में किस तरीके से आप समुद्र का एहसास कर सकते हैं। हमारी जो भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, जिसको गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहा जाता है, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही हम गजल गायक जगजीत सिंह जी को भी याद करेंगे। इसके अलावा बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, इस सप्ताह पूरे देश और प्रदेश में मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रों का जो महापर्व है, उसको बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। मां दुर्गा के मंदिरों में कई तरह के विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश के मंदिरों में क्या कुछ विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। इस सप्ताह देश प्रदेश में मां शारदा के 9 रूपों की श्रद्धा व विश्वास के साथ पूजा अर्चना की गई और शारदीय नवरात्र का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, सातवें दिन मां कालरात्रि, आठवें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धात्री की उपासना की गई। प्रदेश के मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना की और सुख, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। आमेर की शीला माता मंदिर, जोबनेर की ज्वाला माता मंदिर, जोधपुर के मेहरानगढ़ स्थित मां चामुंडा मंदिर, सांभर स्थित मां शाकंभरी माता मंदिर, चाकसू के शीतला माता मंदिर, बाड़मेर में विरात्रा माता मंदिर, जैसलमेर के तनोट माता मंदिर व बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर सहित सभी दुर्गा माता के मंदिरों में माता के दर्शनों की विशेष व्यवस्थाएं की गई और विशेष पूजा अर्चना की गई। पूरे विश्व में जहां भी सनातनी रहते हैं, मां 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना हो रही है। आज उसी क्रम में हमारे जयपुर आमेर की आराध्या शीला माता के दर्शनार्थ आने का अवसर मिला है। मैंने प्रार्थना की है कि राजस्थान प्रदेश में और संपूर्ण भारतवर्ष में और विश्व में जहां भी सनातनी है, सब पर कृपा रहे, सुख शांति समृद्धि रहे। उत्तरोत्तर हमारा राजस्थान प्रदेश और देश उन्नति प्रगति करता रहे, विकास और तिरंगा और सनातन के साथ आगे बढ़ता रहे। हमारी कुल देवी हैं जे, हाँ, हर बार आते हैं दर्शन करने के लिए और जो मानता मांगो वो पूरी होती है। बहुत अच्छा है वो। हर साल नवरात्रि में मेला बढ़ता है और हर बार यहाँ पे माता की प्रसादी होती है। बहुत अच्छी तरह भक्तजन खाते पीते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कार्य होते हैं। और ये 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ संत लोग तपस्या किए हुए हैं और उसी तपस्या का फल है कि यहाँ का माता का भी यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। सतत प्रादुर्भाव हुआ पहाड़ों की गुफा है, यहाँ झरने बह रहे हैं। जो लोग वैष्णो देवी माता के जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते, यहाँ अनवरत आते रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। और बारिश के मौसम में तो यहाँ प्रकृति का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिन भीड़ रहती है और यहाँ का झरना है वो बारिश में चालू होता है। हमारे यहाँ पे मेहमान भी आते हैं जिन्हें हम यहाँ पे लेके आते हैं, माता रानी का दर्शन भी कराते हैं, संग संग झरने में नहाते भी हैं। बरसात का मौसम है, आप देख पा रहे हो कि मेरे ऊपर भी जल लगाए आ रही है, जो ऑटोमेटिक पहाड़ से आ रही है। ये बाहर एक बहुत बड़ा झरना भी है जिसमें लोग बाग नहाते हैं, दर्शन करने आते हैं माता रानी के। मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा दृश्य है और बरसात का बहुत अच्छा मौसम है। पूरे 9 दिन तक इन माता के मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और माता की विशेष पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। दुर्गाष्टमी के दिन माता के मंदिरों में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कई मंदिरों में अखंड श्री रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती पाठ, रामलीला सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव व यश का वास हो, इसी कामना के साथ शारदीय नवरात्र का महापर्व संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। इस सप्ताह पूरे प्रदेश में शारदीय नवरात्र का पर्व और विजयादशमी का जो पर्व है वो बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। विजयादशमी के इस पावन अवसर पर प्रदेश में कई जगह रामलीलाओं का आयोजन हुआ। वैसे तो इन रामलीलाओं में जो संवाद होता है वो हिंदी में होता है, लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक अनूठी रामलीला का आयोजन हुआ, जिसमें जो रामलीला में जो संवाद था वो राजस्थानी भाषा में था। तो आइए आपको दिखाते हैं श्रीगंगानगर की राजस्थानी रामलीला की कुछ झलकियां। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में अनूठी रामलीला का आयोजन किया गया। जी हाँ, सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा में रामलीला का मंचन किया गया। राजस्थानी रामलीला लोगों के बीच खासा आकर्षण का केंद्र बनी रही। ये प्रदेश की एकमात्र रामलीला है जो राजस्थानी भाषा में आयोजित की जाती है। इस रामलीला में स्थानीय कलाकार ही हिस्सा लेते हैं और सभी संवाद राजस्थानी में बोले जाते हैं। इस रामलीला के लिए 15 दिन पहले ही अभ्यास शुरू हो जाता है। रामलीला की तैयारी हमारी 2 महीने पहले से शुरू कर देते हैं हम लोग, और जितने भी हमारे कलाकार है या जितने भी हमारे संस्था के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पदाधिकारी है, सारे लोग जुड़ के और सभी एकजुट होकर हम हमारी मंचन की जो तैयारी है 2 महीने पहले चालू कर देते हैं। आयोजकों ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अब सभी कलाकार राजस्थानी में संवाद करते हैं। इस रामलीला के माध्यम से एक और जहां राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है, वहीं दूसरी ओर राजस्थानी संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। भीड़ हमारी रामलीला में काफी होती है। उसका मेन कारण है कि हमारी जो वेशभूषा होती है वो हम पारंपरिक वेशभूषा रखते हैं। जो राजस्थानी वेशभूषा चलती है वो राजस्थानी कल्चर रखते हैं, उसको देखने की काफी भीड़ आती है। हमारे यहाँ पे नृत्य गाने जो भी होते हैं वो भी सारे के सारे राजस्थानी में होते हैं, उसको देखने के लिए काफी दर्शक आते हैं। दर्शक का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहता है और दर्शकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती है। यहाँ पे घटती नहीं है, दर्शकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती रहती है। और भी नए नए हम जो है इफेक्ट देते रहते हैं डायरेक्टरी के अंदर, नए नए जो हम सीन करते हैं, उसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव होते हैं लोग, तो इसकी वजह से ज्यादा आते हैं। और राजस्थानी भाषा के पीछे भी काफी ज्यादा भीड़ आती है। आने वाले समय में राजस्थानी रामलीला को आसपास के गांवों और शहरों में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गंगानगर से दूरदर्शन समाचार के लिए कुलदीप कुमार गोयल की रिपोर्ट। वैसे तो राजस्थान को धोरों की धरती कहा जाता है, लेकिन राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। जी हां, राजस्थान में अब आपको समुद्र का एहसास होगा। जी हां, अजमेर की आना सागर झील में देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रूज सेवा की शुरुआत करी गई है, जो 45 मिनट में आपको आना सागर झील का एक पूरा चक्कर लगवाएगी। आइए इस इलेक्ट्रिक ई क्रूज के बारे में जानते हैं विस्तार से। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में रोज नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी के तहत अजमेर की आना सागर झील में समुद्र का एहसास कराने के लिए देश के प्रथम इलेक्ट्रिक क्रूज शिप का आगाज हुआ है। ये हिंदुस्तान का पहला इलेक्ट्रिक और राजस्थान का पहला क्रूज है ये। और आना सागर झील में ये अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड से इसकी ओपनिंग माननीय साहब वासुदेव देनानी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई है। में 2 फ्लोर हैं और दोनों फ्लोर को मिलाकर के इसमें 150 के 50 की क्षमता है। आप मान लें कि इस पर 75 लोग ऊपर 75 लोग नीचे अपन बढ़ाकर चला सकते हैं। ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि से इसके अंदर स्टाफ भी रहा जाएगा, प्लस हमारे इसकी सुरक्षा की दृष्टि से एक लाइफ जैकेट भी रहेगी इसके अंदर, प्लस लाइव वो भी है। और इसके अंदर हमारे क्या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में पॉलिसी वगैरह कुछ प्रकार की नुकसानदायक नहीं है इसमें। अजमेर की खूबसूरत झील आना सागर पर ये ई क्रूज शिप पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह ई क्रूज शिप पहला इलेक्ट्रिक शिप है
जो पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारी साबित हो रहा है। इस डबल डेकर क्रूज में एक समय पर 150 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग भी है, जिससे किसी भी व्यक्ति के गिर जाने या डूबने पर उसे बचाया जा सकेगा। इसमें 2 फ्लोर हैं, जिसमें पेंट्री, डांस फ्लोर सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। साथ ही महिलाओं और पुरुषों के लिए बायो टॉयलेट भी बनाए गए हैं। मैंने देखा था कि यहाँ क्रूज चालू हो गया, बहुत ही अच्छा बंदोबस्त था और ये अजमेर का ये राजस्थान का पहला क्रूज है शायद। फर्स्ट टाइम आए थे पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मतलब धीरे धीरे एंजॉय किया वाटर का और मोमेंट्स बहुत अच्छे थे और सनसेट का व्यू था, हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। अभी हम क्रूज में बैठे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, जो टर्न हो रहा है और हम लोग यहाँ म्यूजिक चल रहा है, हम लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये सब हो रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आना सागर को मैं बहुत सालों से देखती हुई आ रही हूँ बचपन से और ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि अजमेर में ये क्रूज चला है और हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग मतलब आना सागर ले होटल जो हमारा है यहीं बिल्कुल पास में ही था, तो वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि बोटिंग वगैरह चल रही है, तो मेरे बेटे को जो है यहाँ बोटिंग करनी थी, तो हम कल रात को यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पे सनसेट तक ही होती है बोटिंग वगैरह। और यहीं पे हमने बाहर एक साइन बोर्ड पढ़ा था जिस पे लिखा हुआ था कि देश का पहला ई क्रूज यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, तो हम वापस आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आज पता चला कि ये कल से ही शुरू हुआ है और हमें स्टार्टिंग में ही बैठने का चांस मिल गया। हमने बच्चों को इस क्रूज के अंदर घुमाया, बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। हमारे वहाँ पानी की कमी है लेकिन इस झील के अंदर घूम के बच्चों ने बहुत ही अच्छा एंजॉय किया। उनको लगा कि पानी इतना ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है। यहाँ पर बच्चे ये पानी देख करके और क्रूज के अंदर घूम करके उनको बहुत अच्छा लगा। क्रूज का पायलट जगदीश स्वयं गोताखोर भी है। पायलट जगदीश के अलावा 15 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है। क्रूज का समय सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे यानी सूर्यास्त तक रहेगा। क्रूज 45 मिनट में पूरे आना सागर का राउंड लगवाएगा। आपको बता दें कि आना सागर में कुछ समय पहले यहाँ पर जलकुंभी हो गई थी, चारों तरफ जलकुंभी थी, लेकिन आज उसकी सफाई इस कदर कर दी गई है कि ये बहुत ही खूबसूरत पानी जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नजर आ रहा है और साफ सफाई बहुत है। स्वच्छता अभियान जो हमारे भारत सरकार का है उसका प्रतीक हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका आज उदाहरण इन लोगों ने, जो यात्री आए हुए हैं, उन्होंने भी दिया है। ई क्रूज जो है वो अजमेर में सबसे पहला, देश का पहला ई क्रूज है जिसको देखने के लिए, जिस पर आनंद लेने के लिए पूरे भारत से टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, नागौर, और इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। ई क्रूज शिप के शुरू होने से अजमेर सहित पूरे राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रदूषण मुक्त होने की वजह से पर्यावरण व जनता को काफी फायदा होगा। इसके अलावा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम भी छुएगा। अजमेर से दूरदर्शन समाचार के लिए शिखा शर्मा की रिपोर्ट। चलिए तो अब आपको रूबरू करवाते हैं भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा पद्धति गुरुकुल शिक्षा पद्धति से। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में जो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राजस्थान का पहला उदयपुर में गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर आधारित स्कूल चल रहा है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। उदयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर ढीकली के पहाड़ों की तलहटी में स्थित श्री कुलम आश्रम अपने आप में अनूठा स्कूल है। यह प्रदेश का पहला फॉरेस्ट स्कूल है जहां गुरुकुल पद्धति से आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल की खासियत है कि सुबह प्रार्थना के साथ ही यहाँ के बच्चे भगवान महादेव का अभिषेक कर अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आश्रम की साध्वी भुवनेश्वरी पुरी का मानना है कि बड़े बड़े भवनों वाले स्कूल हमारे बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं, जबकि यहाँ के बच्चों को 50 से अधिक योगासन आते हैं और शास्त्रीय संगीत का गायन भी सिखाया जाता है। मैंने मेरे बेटे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढना चाहा जहाँ पे उसको एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इमोशंस अलोंग विद द मॉडर्न स्टडी मिले। सो
उससे पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, बट जब भी वो आता था बहुत परेशान, चिड़चिड़ा, बहुत ही गुस्से में। बट सबसे बड़ा डिफरेंस श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जब वो घर आता है वो एक स्माइल के साथ आता है, उसके पास कोई डाउट्स नहीं होते, कोई झगड़ा का प्रॉब्लम नहीं होता, ही इज जस्ट हिमसेल्फ। सो सबसे अच्छी बात ये थी। और मैं हमेशा एक ऐसा स्कूल ढूंढती थी जिसमें एक एंटायर अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अपने ट्रेडिशन के बारे में, हमारे वेदों के बारे में जो हमें नहीं मिला है, उसको वो सब चीजें मिले, वो अपने अंतर मन को जान पाए। और यहाँ पे गुरु माँ के सानिध्य से मेरे बेटे को ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज मिला कि वो ना सिर्फ हमारी मॉडर्न स्टडी को पढ़ पाता है, बल्कि वो हमारे वेद पुराण, हमारा कल्चर, जो हमारे हिंदुइज्म का स्थापित कल्चर है, जो बेसिक जो कोर है, वो उसको जान पाता है। हम हमेशा अभी तक ऊपर ऊपर बातें करते हैं, हमको कोई कुछ भी पढ़ाता है हम समझ जाते हैं, बट जब हमारा कोर, हमारी नींव बहुत स्ट्रांग होती है तो हमको उससे कोई हिला नहीं पाता। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे उसका कोर बहुत स्ट्रांग हो पाए। मेरे ट्विन्स हैं जो अभी 5 साल के हैं और अभी वो श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में सीनियर केजी में पढ़ रहे हैं। जब मैं अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाह रही थी तो मैं ऐसे स्कूल को सर्च कर रही थी जहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चों की जो एजुकेशन है वो करी जाए। तो जब मुझे श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल के बारे में पता चला तो मैं गुरु माँ से आके मिली। गुरु माँ का जो विजन है उसको सुन के मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए यही स्कूल सबसे बेस्ट है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर ट्रेडिशनल करिकुलम के साथ साथ बच्चों को माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस भी कराई जाती है। जैसे बच्चे जो अपना नॉर्मल कोर्स है उसको तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ में बच्चों को मंत्र चैंटिंग, योग, सेल्फ डिफेंस और साथ ही साथ जो हमारी हिंदू पूजा पद्धति है उसकी भी प्रॉपर शिक्षा दी जाती है। साध्वी का कहना है कि भारत की गुरुकुल पद्धति पर आधारित सरकारी स्कूल यूरोप में फॉरेस्ट स्कूल के नाम से चल रहे हैं। बच्चों का कहना है कि स्कूल में स्ट्रेस फ्री वातावरण तैयार किया गया है ताकि भय, दहशत से परे बच्चे खुशनुमा माहौल में पढ़ाई से भागे नहीं। इसीलिए यहाँ 7 साल तक के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वहाँ पे बहुत पढ़ाई का प्रेशर था और यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है। वहाँ पे दिन के रात तक ट्यूशन पे बैठना पड़ता था और यहाँ पे बस घर जाके जितनी पढ़ाई हो रही होती कर लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैया डांटते भी है थोड़े बहुत और बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। मेरे को ये स्कूल इसलिए पसंद है क्योंकि पहले वाले स्कूल में मेरे को खाली जो भी मैम थी वो मेरे को खाली चैप्टर पढ़ा के चली जाती थी और इधर गुरुजी एकदम अच्छे से समझाते हैं और हमको लर्न कराते हैं, इसलिए मेरे को ये स्कूल पसंद है। और इधर बहुत सारे गेम भी है जो मेरे को दूसरे स्कूल में मेरे को नहीं सिखाए थे। उनके यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होती, हम आराम से घूम सकते हैं और हम गुरुजी से बातचीत भी कर सकते हैं। दूसरे स्कूल में हम बात भी नहीं कर सकते और दूसरे स्कूल में अगर किसी बच्चे को कुछ आता नहीं तो फिर सब उस पर हंसते और टीचर उन्हें डांटते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। यहाँ पे सारे बच्चे उनकी हेल्प करते हैं और गुरुजी उन्हें समझाते हैं। यह स्कूल सोलर एनर्जी से चलता है। स्कूल के पास अपना बर्ड फॉरेस्ट है जिसमें वनों की व पहाड़ी दुर्लभ चिड़ियों का संरक्षण के लिए अलग से व्यवस्था है। स्कूल की जल व्यवस्था जल संरक्षण से जुड़ी हुई है। बच्चे छोटी छोटी क्यारियों में सब्जियां उगाते हैं। स्कूल में फ्रूट गार्डन भी है। खास बात यह है कि पढ़ाई में लेखन कौशल का बहुत महत्व होता है। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के बच्चों को दोनों हाथों से लिखना सिखाया जाता है और अधिक अभ्यासी बच्चे दोनों हाथों से एक समान लिखने का हुनर रखते हैं। यहाँ के बच्चे अपनी क्लास की किताबों के अतिरिक्त साल भर में 50 से 60 अंग्रेजी व हिंदी दोनों की नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यहाँ बच्चे किताबों के अलावा टैबलेट और कंप्यूटर से भी पढ़ाई करते हैं। बच्चों को एआई की टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी करवाया जाता है। बच्चों को सभी देशों के नाम यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, हिंदी और अंग्रेजी महीनों के नाम, साथ ही संस्कृत में कई मंत्र भी कंठस्थ हैं। खास बात यह है कि स्कूल में विज्ञान
और आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए नए नए टास्क दिए जाते हैं, जिसमें खेती करना, स्कूल की संरचना करना और सब्जियां उगाना मुख्य है। दूरदर्शन समाचार के लिए उदयपुर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। अपनी आवाज से पूरी दुनिया में जादू बिखेरने वाले गजल सम्राट जगजीत सिंह जी की पुण्यतिथि भी इसी सप्ताह मनाई गई। श्रीगंगानगर में उनके निवास पर लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही जगजीत सिंह जी की याद में श्रीगंगानगर में ऑडिटोरियम और स्मारक का निर्माण भी करवाया गया है। इसी ऑडिटोरियम में कई बच्चे जगजीत सिंह की गजलों का रियाज कर रहे हैं। अपनी गायकी से दुनिया भर में धूम मचाने वाले जगजीत सिंह का जन्म श्रीगंगानगर में हुआ। श्रीगंगानगर में सिविल लाइंस में जिस घर में जगजीत सिंह पले बड़े, आज वहां एक स्मारक बनाया गया है, जिसमें जगजीत सिंह के जीवन से जुड़ी यादों को संजोया जाएगा। जल्दी ही इस स्मारक का उद्घाटन किया जाना है। जगजीत हमारे इलाके का गौरव है। जगजीत सिंह जी के साथ मेरे बड़े भाई बहन साथ खेले हैं, साथ ही बड़े हुए हैं। एक तरह से पारिवारिक संबंध था हमारा उनसे, और गंगानगर का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने किया। वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी रहे गंगानगर के। जगजीत सिंह जी का जो शुरुआती दौर था वो कला मंदिर से ही रहा, और राष्ट्रीय कला मंदिर के जो सचिव रहे हैं एस प्रकाश जी, तो उनके घर पे कभी बहुत बार बैठकें होती थी, वो बताया करते थे, और उनसे बड़ा लगाव था। जो आदमी गंगानगर से निकला और म्यूजिकल दुनिया को जीत करके आया, उसकी स्मृति में गंगानगर में एक कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए था जो उनकी शारीरिक अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति को महसूस करवाता रहे। जगजीत सिंह के दोस्त सुभाष गोगी ने बताया कि चाहे जगजीत सिंह मुंबई चले गए, लेकिन श्रीगंगानगर उनके दिल में हमेशा बसता रहा। उन्होंने राष्ट्रीय कला मंदिर में काफी रियाज किया, और जब वे श्रीगंगानगर आए तो एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया, और खास बात रही कि इस कॉन्सर्ट की कमाई को उन्होंने राष्ट्रीय कला मंदिर के भवन के लिए डोनेट कर दिया। जब वे श्रीगंगानगर आए थे तो उन सभी जगहों पर घूमने गए जहां उनकी यादें जुड़ी हुई थी। शहर की गलियों में घूमकर आए थे, और कार्यक्रम में उन्होंने सुदर्शन फाकिर की यह रचना सुनाई थी, यह दौलत भी ले लो या शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। गजल सम्राट जगजीत सिंह की गजल गायकी से प्रभावित होकर श्रीगंगानगर के एक निजी स्कूल में एक ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है, जो जगजीत सिंह को समर्पित है, और इस ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में बच्चे गजल गायकी सीख रहे हैं। स्कूल में संगीत की शिक्षा देने वाली टीचर शालिनी गुप्ता के अनुसार जिस प्रकार जगजीत सिंह ने श्रीगंगानगर और भारत का नाम रोशन किया, वैसे ही उनका प्रयास है कि श्रीगंगानगर से और भी जगजीत सिंह निकले और इलाके का नाम रोशन करें। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने कुछ गजलें भी सुनाई। बच्चों ने कहा कि गजल गायकी से उनकी संगीत की जानकारी बढ़ती है, साथ ही सुकून भी मिलता है। बच्चों ने कहा कि जगजीत सिंह की हर गजल के शब्दों का बहुत सुंदर अर्थ है। उनकी गजलें होठों से छू लो तुम या तेरे आने की जब खबर महके, ये हमें बहुत ही सुकून देती हैं, और ये सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। रात को थकान के बाद ये गजलें हमें सुकून देती हैं और हमें अच्छा लगता है। इनकी आवाज में एक मिठास है जो दिल को छू जाती है। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए स्कूली बच्चों ने उनकी पेंटिंग भी बनाई। पोर्ट्रेट में रंग बिरंगे रंगों के बीच जगजीत सिंह का सजीव चित्र उकेरा गया। बच्चों ने कहा कि स्वर्गीय जगजीत सिंह की गजलों को सुनकर उन्हें सुकून मिलता है।
ऐसे में उन्होंने जगजीत सिंह की पेंटिंग बनाकर उन्हें याद करने की कोशिश की है। जगजीत सिंह के दीवानों की यहाँ कमी नहीं है। गजल गायकी और पेंटिंग के साथ साथ एक बच्ची ने उनकी गजल पर कथक डांस भी किया। क्लासिकल शास्त्र नृत्य है और जैसे कि जगजीत सिंह जी गंगानगर, श्री गंगानगर के रहने वाले थे, तो उन्हीं की एक गजल पे हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि हम एक शास्त्र नृत्य प्रस्तुत करें। डांस टीचर ने कहा कि आमतौर पर गजल पर इस तरह का डांस नहीं होता है, लेकिन जगजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए ये खास डांस तैयार किया गया। गजल सम्राट को उनकी पुण्यतिथि पर कई तरीकों से याद किया गया। कोशिश है कि उनकी यादों को लोगों के दिलों में सदा सदा के लिए अमर किया जाए। श्री गंगानगर से दूरदर्शन समाचार के लिए कुलदीप गोयल की रिपोर्ट। चलिए तो इस प्रोग्राम में चलते चलते बात कर लेते हैं मनोरंजन की। जी हां, बॉलीवुड की 2 फिल्मों के ट्रेलर भी इसी सप्ताह लॉन्च हुए हैं, जिसमें से एक मूवी है सिंघम रिटर्न्स। और दूसरी है भूल भुलैया 3। यही सोच रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? ये दोनों ही मूवी दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने जा रही है। इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र कहीं नहीं था कि अगर ये तूफान था तो प्रलय का आना अभी बाकी है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ राजस्थान।